हेलो एवरीवन। आज हम जो देखेंगे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से देखिएगा। इसमें कुछ नोट्स पहले देख लेते हैं, फिर इसके बाद एमसीक्यूज करेंगे। प्रकाश जो है विद्युत या ऊष्मा की तरह ऊर्जा होती है इसमें एक जो है। और क्या है, प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है, यानी कभी कभी वो तरंग की भांति कार्य करता है और कभी कभी कण की भांति कार्य करता है। तो इसी दोहरी प्रकृति के कारण जो है प्रकाश को द्वैत प्रकृति का कहा गया है। जो प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं और जैसे ध्वनि जो होती है वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा होती है निर्वात में और सबसे कम होता है हीरे में। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, वैसे ही जल पे ये जो है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कांच में ये 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हीरे में सबसे कम होती है 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अर्थात किसी भी माध्यम में जब प्रकाश चलती है तो उसका वेग अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसी माध्यम के जितना भी ज़्यादा अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। ये बात ध्यान रखेंगे। माना किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है, इसको म्यू से शो करते हैं ना, तो म्यू इज इक्वल टू होता है सी अपॉन वी। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। यहाँ पे यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सी जो है प्रकाश की चाल है और यू जो है प्रकाश की चाल है किसी माध्यम में। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। यू है ना, वी नहीं, यू। यानी स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश के वेग और माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को ही माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33, कांच का होता है 1.50 और हीरे का सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है 2.3 के आसपास। ठीक है, तो यह प्रकाश का जो वेग है अधिकतम होता है किसमें, निर्वात में। और प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होता है, निर्वात में चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, प्रकाश एक समांग माध्यम में प्रकाश की किरण सीधी रेखा में चलती है, परंतु जब वह प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम में दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, यानी एक माध्यम से वो क्या है दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो क्या होती है वो अपने अभिलंब से क्या होती है थोड़ी सी विचलित होती है। वो डिपेंड करता है कि सघन माध्यम में जा रहा है या विरल माध्यम में जा रहा है। जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक आपतित किरण है। ठीक है, एक कोई जो लाइट रेज है वो आ रही है। ठीक है, वो एक माध्यम से, मान लो यहाँ पे जो माध्यम है वो वायु या हवा है। ठीक है, और किसी अलग माध्यम में यहाँ पे एक कांच का गुटका है मान के चलते हैं। ठीक है, तो उसमें अंदर प्रवेश कर रही है, तो क्या होगी, एक अभिलंब जो है हम लोग क्या समझते हैं, इमेजिनरी लाइन है, ये एक लंबवत कोण यहाँ पे, ठीक है, 90 डिग्री पे एक अभिलंब बनाता है। ये जो होता है 90 डिग्री पे यहाँ पे बनाता है ना, तो उसमें जब आपतित किरण प्रवेश करती है तो वो क्या होती है अभिलंब से की ओर झुक जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो आई होगा और यहाँ पे जो आर होगा। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल थोड़ा सा यहाँ अंदर झुका होगा जब विरल से सघन में जाएगा, और सेम जैसे ही वो सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगी, वो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यही चीज़ें यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। देखो यहाँ भी, ठीक है, सघन से क्या हुआ, वो विरल में गया तो क्या हुआ, वो दूर हट जाता है। देखो यहाँ पे हट रहा है ना, ये सघन यानी कोई सघन माध्यम कुछ भी ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं या कांच ले सकते हैं। हीरा नहीं लेंगे क्योंकि उसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का जो है गुण पाया जाता है। वो क्या होता है उसको भी हम लोग आगे देखते हैं। जैसे कुछ अपवर्तन की कुछ घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, अपवर्तन बोलते हैं इसमें, जिसमें यदि जल में कोई डूबी हुई छड़ जो होती है बाहर से जब देखा जाए तो वो छोटी और सतह पर मोड़ी हुई प्रतीत होती है। यही कारण होता है अपवर्तन का। पानी से भरे हुए बर्तन में पड़ा एक सिक्का अपने यथार्थ स्थान से उठा हुआ प्रतीत होगा। और तीसरा जो है तारों का टिमटिमाना भी प्रकाश का अपवर्तन का सिद्धांत पे ही काम करता है।
अब देखते हैं प्रिज्म में कैसा अपवर्तन होता है। प्रिज्म में भी अपवर्तन होता है ना, प्रिज्म में भी अपवर्तन होता है। देखो यहाँ से कोई प्रकाश किरण यहाँ से अंदर ऐसे करके इस सतह पे गई। देखो यहाँ पे दो सतह है, एक ऐसा ये फेस और ये फेस, ये दो फेस होने के कारण देखो यहाँ से जब प्रकाश अंदर घुसती है, ठीक है, एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में घुसी और सघन माध्यम से फिर क्या होगी, वो विरल माध्यम में निकलेगी। तो यहाँ पे दो माध्यम होते हैं, एक ये हो गया विरल, इधर पे भी हो गया विरल, और ये जो बीच वाला माध्यम है वो सघन हो गया, है ना। तो जब भी यहाँ से प्रकाश किरण जब अंदर घुसती है और बाहर निकलती है तो प्रकाश का जो होता है वर्ण विक्षेपण हो जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले देखो अपवर्तन देखते हैं, तो ये अभिलंब से क्या हो रही है, पास आ रही है। देखो यहाँ पे अभिलंब से और झुक रही है, अभिलंब से झुक रही है, और यहाँ पे अभिलंब से ये देखो अभिलंब से दूर हट रही है ना, दूर हट रही है। सघन विरल से सघन, सघन से विरल, यही चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इस प्रकार जो है प्रकाश का जो होता है अपवर्तन तो होता ही होता है, साथ ही साथ वर्ण विक्षेपण हो जाता है, क्योंकि श्वेत जो प्रकाश होती है वो 7 रंगों से मिलके बनी होती है। और हमेशा एक बात याद रखिएगा कि निर्वात में प्रकाश का जो वेग होता है उसमें सातों के सातों रंग का जो क्या होना चाहिए, स्पीड होगा, वो एक समान होगा। लेकिन जैसे वो किसी माध्यम में जाता है तो उसका स्पीड जो है कम या ज़्यादा हो जाता है, वो डिपेंड करता है कौन सा कलर है, ठीक है। यहाँ पे विबग्योर हमको याद होगा, विबग्योर, ठीक है। तो ये हम देखते हैं विबग्योर, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिका और वॉयलेट, ठीक है, विबग्योर होता है ना। तो सबसे ज़्यादा जो है लाल जो कलर होता है ना उसका जो है तरंगदैर्घ्य सबसे, सॉरी देखो यहाँ पे बैगनी रंग दी है ना, तो उसका जो बैगनी रंग का सबसे ज़्यादा जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे कम होता है, लेकिन आवृत्ति सबसे अधिक होती है। इसलिए वो क्या होता है, अभिलंब से बहुत ज़्यादा झुक जाता है, ठीक है। ये देखो ये बैगनी रंग है, यहाँ ये अभिलंब है, मान के चलते हैं यहाँ पे एक अभिलंब खींच लेते हैं, तो क्या होगा, बैगनी रंग का जो विचलन होगा वो सबसे ज़्यादा होगा और लाल रंग का विचलन सबसे कम होगा। इसीलिए हमको देखते हैं लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और आवृत्ति सबसे कम होती है। तो जिसकी जितनी आवृत्ति होगी वो उसका विचलन जो है कम होता है, ना सॉरी ज़्यादा होता है, ठीक है। और जिसकी आवृत्ति न्यूनतम होगी उसका विचलन भी न्यूनतम होगा, ठीक। तो लाल का सबसे कम होता है आवृत्ति, इसलिए देखना सिग्नल में जो लाल रंग की कलर की जो लाइट होती है, या लाल जो है सिग्नल जो है रेड या खतरे का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कम फ्रीक्वेंसी की होती है और सबसे ज़्यादा दूर बिना विचलित हुए, बिना भटके या बिना विसरित हुए या बिना फैले बढ़ सकती है। मान लो यहाँ पे बैगनी का करते तो वो मान लो वो इतना ही दूर तक जाता, तो बहुत दूर से लाल कलर हम लोग देख सकते हैं, लेकिन बैगनी कलर को हम लोग या ब्लू, इंडिका या जो दूसरे कलर हैं उसको देखने में हमको थोड़ा डिस्टेंस जो है पास जाना पड़ सकता है, ठीक। तो यही चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब आते हैं क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो क्रांतिक कोण क्या होता है इसको पहले समझते हैं, ठीक है। मान लो कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, देखो ये सघन माध्यम से जा रही है और विरल माध्यम में प्रवेश करेगी। मान लो यहाँ से ये ऐसा जाना चाहिए, ठीक है, ये थोड़ा बहुत यहाँ से विचलित होके, लेकिन एक पर्टिकुलर वह कोण जिसमें क्या है वो जो है अंदर प्रवेश न करके उससे वो लंबवत हो जाती है। देखो यहाँ से वो लंबवत हो गई, किससे, अभिलंब से। अभिलंब से कोई कोण ना बनाते हुए वो सीधा 90 डिग्री का कोण बनाती है और आगे निकल जाती है, ऐसा, ठीक है। तो ये होता है आपका क्रांतिक कोण, वह कोण जिसमें कोई आपतित किरण अभिलंब से 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब इसी में देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है, देखो ये माध्यम के प्रकृति और प्रकाश के रंग पे भी डिपेंड करता है। कांच में अलग होगा, ठीक है, क्रांतिक कोण का मान, और किसी पानी में अलग होगा या किसी और वस्तु में अलग होगा। वैसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, जब एक ऐसा एंगल जब आपतित किरण जो है
किसी माध्यम में अंदर तो जाती है, ठीक है, अंदर से मान लो सघन माध्यम में अंदर गई और क्या होगा, वो उसी में ही 90 डिग्री बनाया, ठीक है, यहाँ से अभिलंब से 90 डिग्री बनाया, थोड़ा सा भी और आगे लिया इसको तो क्या होगा, वो बाहर न जाके वो अंदर के अंदर ही वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसी को पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। मान लो ये कांच का एक गुटका है, ठीक है, इसमें जो प्रकाश किरण अंदर गई, ठीक है, वो अभिलंब से ऐसे करके होती तो अभिलंब से झुकते झुकते यहाँ तक पहुँची और क्या होगा, वो अंदर ही अंदर फिर से परावर्तित हो गई, ठीक। तो इसके अंदर वो लाइट जो है फंस गई है समझो, ठीक है। तो यही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जो हमको हीरे में, डायमंड में देखने को मिलता है, क्योंकि इसका अपवर्तनांक बहुत ज़्यादा होता है। इसमें प्रकाश जो है अंदर पे ट्रैप हो जाता है और इसकी कटिंग कुछ इस तरीके से की जाती रहती है कि इसमें अंदर से अंदर जो है बहुत सारा परावर्तन हो सके। जैसा दर्पण में, दो दर्पण के बीच में हम लोग जब लाइट जलाते हैं तो यहाँ से लाइट इसमें ठीक है, फिर इसमें ऐसा करके जा सकती है ना, उस तरीके से। तो यही होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सबसे बड़ा उपयोग कहाँ पे होता है, ऑप्टिकल फाइबर्स पे होता है। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, एक ध्यान देंगे, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा ट्यूब होता है, ठीक, एक ट्यूब है, मान के चलिए एक खोखली पाइप है, खोखली पाइप जगह, एक मिनट, हाँ, देखिए जो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, एक मान लो एक पाइप है, ठीक है, एक पाइप है, ठीक। इसमें क्या किया जाता है, इसके अंदर वाले जो भाग है ना, अंदर वाले भाग में इसमें इस प्रकार से कांच की क्लेडिंग कर दी जाती है, कांच की परत चढ़ा दी जाती है। जब इसमें कोई एक प्रकाश किरण अंदर घुसेगी तो क्या होगी, वो यहाँ पे आएगी और आंतरिक परावर्तन के कारण ये जो सतह ऐसी होगी कि इसको ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट कर देगी, परावर्तित कर देगी। तो वो कहाँ जाएगी, यहाँ पे। फिर ये जगह भी क्लेडिंग की गई है कांच से, तो वो क्या करेगी, यहाँ, फिर उसको यहाँ, फिर इसके यहाँ, ऐसे करते हुए वो पूरे पाइप से, ठीक है, ये बहुत बाल के सरीखे पाइप होती हैं ना, आपने देखा भी होगा, ठीक। तो ये जो चीज़ें होती हैं, अब क्या है, प्रकाश बिना यहाँ से अंदर गया और यहाँ से बाहर निकला, मान लो ये पाइप मोड़ भी जाती है तो क्या होगी, ऐसे प्रकाश जो है एक दूसरे से टकराती हुई यहाँ से स्टार्ट होगी और इस जगह पे निकल जाएगी। तो ये ऑप्टिकल फाइबर जो है हमारा जो है इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन अगर आया तो। अब देखते हैं अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। दर्पण जो है दो टाइप के होते हैं ना, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अवतल दर्पण, अवतल, देखिए यहाँ से इंग्लिश वाला जो वर्ड है ना उसको याद रखेंगे, है ना, इंग्लिश वाले वर्ड से याद रखेंगे। कॉनकेव, केव मतलब होता है गुफा, कॉनकेव, केव मतलब होता है गुफा। गुफा क्या होती है, अंदर से ऐसी खोखली होती है ना, अंदर पे जाने का रास्ता होता है, ठीक है, अंदर पे यहाँ से घुस सकते हैं, खोखली होती है, तो वहाँ से याद रखेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कुछ इस तरीके का होता है, देखो यहाँ पे फोटो दिया हुआ है अवतल दर्पण। तो ये अवतल दर्पण का काम क्या होता है, एक मिनट, ये अवतल दर्पण हम लोग देखते हैं। तो अवतल दर्पण में जैसे ही प्रकाश जो है अंदर जाती है, ठीक है, तो प्रकाश जो है अंदर जाती है, मान लो यहाँ से दो तीन प्रकाश ऐसा की और ये क्या होगा, इससे टकरा के ऐसा केंद्रित हो जाएगा और जो सामने प्रकाश जो जाएगा वो क्या है, फोक्स्ड, यानी फैला हुआ प्रकाश को ये क्या कर देगा, एक पॉइंट पे क्या कर देगा, फोकस्ड कर देगा, समझो, ठीक है। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है, आपका जो अवतल दर्पण होता है वो हेडलाइट्स वगैरह देखे हैं, बाइक का हेडलाइट ऐसा यहाँ पे लाइट लगा होता है, हेडलाइट यहाँ क्लेडिंग की जाती है तो उसमें देखने को मिलता है, टॉर्च वगैरह में देखने को मिलता है, जनरली उस जगह पे होता है जहाँ पे फैले हुए प्रकाश को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करना होता है, ठीक। और यही जस्ट इसका उल्टा यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मतलब आपका हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो है इसके पीछे साइड पे ऐसा क्लेडिंग कर दी जाती है, पेंट होता है, प्रकाश को क्या करता है, जब इसमें आता है तो प्रकाश को ये क्या कर देता है, फैला देता है।
दोनों का सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ पे होता है? देखो, अवतल दर्पण का यूज़ जो होता है व्यक्ति की दांतों की परीक्षा करने में दंत चिकित्सक द्वारा, क्योंकि वो बड़ा प्रतिबिंब बना के देता है। दूसरा, हेडलाइट, टॉर्च, सर्च लाइट, ये सब में देखने को मिलता है। और अवतल दर्पण का हजामती दर्पणों में दाढ़ी बनाने के काम में प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि जो सामने बैठा हुआ व्यक्ति होता है उसका चेहरा जो है काफ़ी बड़ा दिखाई दे, उसको ऐसा करके उसको दर्पण को बनाया जाया रहता है। वैसे ही जो गोली दर्पण में जो उत्तल दर्पण होता है वो साइड मिरर जो होती है ना, कांच वगैरह के पीछे देखने का जो साइड मिरर होता है, उसमें सबसे ज़्यादा उपयोग होता है आपका उत्तल दर्पण का। क्यों? क्योंकि दूर की चीज़ जो हमको पास आके जूम्ड फॉर्म में दिखे। ठीक, वैसे ही लेंस होता है। लेंस में दो सतहें होती हैं। जो उभरा वाला, जो सतह वाला जो लेंस होता है, वो लेंस जो होता है आपका उत्तल लेंस कहलाता है। और जो है डीप वाला होता है वो क्या है? अवतल लेंस कहलाता है। ठीक है, उत्तल लेंस जो है उसका उपयोग कहाँ पे होता है? देखो, उत्तल लेंस का उपयोग जो है दूर दृष्टि दोष, यानी दूर की चीज़ें जब हमको स्पष्ट दिखाई देती है, ध्यान देंगे वर्ड पे, दूर दृष्टि दोष जहाँ पे होता है वहाँ पे उत्तल लेंस का यूज़ होता है। और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग हमको देखने को मिलता है। ठीक है, लेंस का उपयोग जो है हमको देखने को मिलता है। उत्तल लेंस का काम क्या होता है? उत्तल लेंस जो होता है किसी भी लाइट रेज जब आती है तो उसको एक किसी पॉइंट पे फोकस कर देती है। ठीक, और अवतल लेंस जो होती है वो क्या करती हैं? जब लाइट रेज आती हैं, ठीक है, तो उसको और वो फैला देती हैं। ठीक है, तो इसका जो है, इस लेंस का उपयोग हम लोग निकट दृष्टि दोष में करेंगे, इसका जो है दूर दृष्टि दोष में करेंगे। इसका जो उपयोग जो होता है लाइट्स जो होता है उसको फैलाने में काम आता है। मान लो यहाँ पे लाइट लगा हुआ है और ये क्या करेगा? लाइट को और फैला देगा। ठीक है, स्ट्रीट लाइट वगैरह में ऐसा देखने को लेंस अगर लगा होगा तो देखने को मिल सकता है, या किसी बाइक वगैरह की हेड लैम्प्स वगैरह में ऐसा लेंस का यूज़ किया जा सकता है। जो आपका देखे होंगे वो प्रोजेक्टर लैंप्स आती हैं ना आजकल बाइक्स वगैरह में, उसमें ये लेंस होती है। ये और ये दोनों का मिक्सचर होता है वो एक्चुअल में, मान के चले वो उत्तल लेंस होती है, क्योंकि यहाँ पे अंदर पे जो लाइट होती है उसको एकदम प्रोजेक्ट कर देता है, एक पर्टिकुलर एरिया तक में ही फोकस करता है, देखना। ठीक है, तो वो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, कौन कौन सा कहाँ पे है वो बाद में कभी देख लेंगे। तो चलिए यहाँ पे कुछ प्रश्न हम लोग अब धीरे धीरे देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो देख लेंगे। ठीक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग मिलते हैं प्रश्नोत्तर के साथ।